दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूँगा ईरान पर कि क्या ईरान फिर एक क्रांति के मुहाने पर खड़ा है। आपको पता होगा कि ईरान में पिछली क्रांति 1979 में हुई थी। उससे पहले लगभग 100 सालों तक शाह पहलवी परिवार का तमाम उठापटक के साथ ईरान पर शासन था। ईरान के पहलवी परिवार के अंतिम शासक ने 1967 में खुद को शहंशाह यानी कि शाहों का शाह घोषित कर दिया था और उस समय उनका पुत्र क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की उम्र 7 साल की थी। लेकिन 1967 में अपने आप को शहंशाह घोषित करने के बाद लंबे समय तक उनका शासन नहीं चला और 1979 में उनके खिलाफ विद्रोह हो गया। दोस्तों, जब तक पहलवी परिवार का शासन था ईरान के अंदर, तब तक ईरान में धर्म अलग था और सत्ता अलग थी। ईरान देश का अपना कोई धर्म नहीं था, बल्कि ईरान एक गणराज्य हुआ करता था। अंतिम शासक मोहम्मद रजा पहलवी के समय में ईरान ने बहुत आक्रामक तरीके से अपना आधुनिकीकरण किया। वहाँ पर धर्म के प्रभाव को बहुत कम करा गया, धन का प्रभाव कम हुआ, मौलवियों का प्रभाव बहुत कम हुआ और ईरान ने चारों दिशाओं में वृद्धि देखनी शुरू कर दी। ईरान का व्यापार लगातार बढ़ता गया, ईरान की जीडीपी बढ़ती गई, ईरान में तमाम विदेशी कंपनियां आई और विदेशी कंपनियों ने तेल को और गैस का खनन शुरू किया। लेकिन कहते हैं ना कि बदलाव एक ऐसी चीज़ है जिसको रोका नहीं जा सकता। जब समाज के बुरे दिन होते हैं तो वो अच्छे दिन की ओर भागता है, और जब समाज के अच्छे दिन होते हैं तो वो शायद और अच्छे दिनों की तलाश में वो बुरे दिनों की ओर भाग जाता है। ये वो दौर था जब मोहम्मद रजा पहलवी परिवार के अंतिम शासक जब ईरान के शासक हुआ करते थे। दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। एक शीत युद्ध चल रहा था। एक तरफ एक गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, तो दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, जो विभाजित हो गया और अब फिलहाल रूस है। एक और अमेरिका को जहां पूंजीवादी ताकतों का सरगना माना जाता था, वही सोवियत संघ की विचारधारा अलग थी और वो मार्क्स लेनिन की विचारधारा पर चलते हुए वामपंथी खेमे का नेतृत्व कर रहा था। जब ईरान के अंदर मोहम्मद रजा शाह पहलवी का शासन था, तो ईरान का पश्चिमीकरण बढ़ रहा था। ईरान में पश्चिमी संस्कृति का बढ़ावा था। ईरान के शिक्षा के स्तर पर पश्चिमी संस्कृति का बड़ा भारी प्रभाव था और उस वक्त तक मिडिल ईस्ट में या अरब के अंदर सोवियत संघ के पास अपना कोई खेमा नहीं था, क्योंकि अधिकांश जो सुन्नी राजशाहियाँ थी वो भी अमेरिका के पक्ष में थी और ईरान जैसे जो मजबूत गणराज्य थे वो भी अमेरिका के पक्ष में थे। सोवियत संघ चाहता था कि मुझे यहाँ पैर जमाने का मौका मिल जाए। सोवियत संघ चाहता था कि यहाँ किसी मजबूत से देश में एक ऐसी सरकार बन जाए जो संकट के समय अमेरिका का साथ ना दे बल्कि सोवियत संघ का साथ दे, या जो सोवियत संघ का वैचारिक स्तर पर या उसके आर्थिक साम्राज्य के स्तर पर दुनिया में फैलाव करने में जो मदद करे। लेकिन सोवियत संघ जानता था कि मार्क्स और लेनिन की विचारधारा के आधार पर वो ईरान के अंदर या सीरिया के अंदर जो ये शिया बहुल देश थे, यहाँ पर भी वो क्रांति नहीं कर सकता था और सुन्नी राजशाहियाँ उसके खिलाफ थी। तो सोवियत संघ ने उस वक्त ईरान के
पहलवी परिवार को सत्ता से बेदखल करने के लिए और अमेरिकी समर्थक पहलवी परिवार को सत्ता से बाहर करने के लिए ये तय करा कि वो ईरान के अंदर धार्मिक कट्टरता वाले गुटों को आर्थिक सहायता देगा और उनका हर तरीके से समर्थन करेगा। आज की तारीख में आपने एक नाम बहुत सुना होगा, डीप स्टेट। ये डीप स्टेट आज का नहीं है, ये डीप स्टेट हमेशा से काम करता रहा है। भारत के आज़ादी के बाद से ही सोवियत संघ का डीप स्टेट भारत में हस्तक्षेप करता रहा। उसे भारत में भी ये बात पता थी कि सिर्फ मार्क्स और लेनिन की विचारधारा के आधार पर हम भारत को अपने कब्जे में नहीं ले सकते। सोवियत संघ जानता था कि भारत के अंदर मुस्लिम एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और हालांकि जवाहरलाल नेहरू के समय से ही डीप स्टेट ने भारत में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी का कार्यकाल ऐसा था जब सोवियत संघ के डीप स्टेट का भारत में बहुत बड़ा हस्तक्षेप था और सोवियत संघ ने भारत में भी ये काम किया था कि भारत में मुस्लिम धार्मिक कट्टरता वाले गुटों को समर्थन देना शुरू कर दिया था। मतलब सीधे सीधे जो मुस्लिम धार्मिक कट्टरता वाले ग्रुप थे वो सोवियत संघ से प्रभावित थे और सोवियत संघ का डीप स्टेट उनकी सहायता करता था और सोवियत संघ ने उसी गुटों की ताकत के आधार पर भारत की कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल करना शुरू किया कि आपको यदि इस मुस्लिम वोट बैंक को चाहिए तो आपको सोवियत संघ की शर्तों को मानना पड़ेगा। तो भारत की सरकारें, खासतौर से इंदिरा गांधी की सरकार और वैसे यदि मनमोहन सिंह को अलग कर आज को छोड़ दें तो बाकी, या डॉक्टर मनमोहन सिंह को छोड़ दें, बाकी कांग्रेस की पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल को छोड़ दें, तो बाकी कांग्रेस की सरकारें सोवियत संघ के इसी डीप स्टेट से ब्लैकमेल होती रही और सोवियत संघ, उसका मकसद ये नहीं था कि मुझे यहाँ पर भारत में वामपंथी शासन स्थापित करना है, मकसद था भारत में ऐसी सरकार जो सोवियत संघ के इशारे पर नाचे। तो दोस्तों, इधर डीप स्टेट का नाम आपने अमेरिका के नाम पे बहुत सुना होगा। इधर अमेरिकन डीप स्टेट लगातार बांग्लादेश में हस्तक्षेप करा, उसने बांग्लादेश की सरकार गिराई। अमेरिकन डीप स्टेट ने पाकिस्तान में हस्तक्षेप करा और पाकिस्तान का इमरान खान जो सोवियत संघ के नज़दीक जा रहा था उसकी सरकार गिराई और एक अमेरिकी समर्थक सरकार गिराई। बिडेन प्रशासन के अंदर भी मोदी सरकार को गिराने के लिए डीप स्टेट काम करता रहा। अभी हाल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात को बताया कि यूएस एड कार्यक्रम के अंतर्गत अमेरिका का DOGE डिपार्टमेंट भारत में 20 मिलियन यानी कि करीब 180 करोड़ रुपए की मदद विभिन्न ग्रुपों को, नेताओं को, इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को, कुछ बुद्धिजीवियों को दे रहा था। और हालांकि नाम कुछ और था, नाम दुनिया भर के थे कि वोटर टर्नआउट करानी है, भारत का डेवलपमेंट करना है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को माना है कि वास्तविक में जो पीछे उद्देश्य था वो ये था कि मोदी सरकार की वापसी ना हो। तो इसी तरीके से सोवियत संघ ने ईरान के अंदर धार्मिक समूहों को समर्थन देना शुरू कर दिया, उनको पैसा देना शुरू किया, उनको जिस तरीके की सहायता भी चाहिए थी आंदोलन करने के लिए सारी सहायता देनी शुरू कर दी। और वो ईरान जो चहुमुखी विकास की ओर था, जहाँ की जनता अपनी मर्जी से कपड़े पहनने के लिए स्वतंत्र थी, जहाँ की लड़कियाँ अपनी मर्जी से, महिलाएं अपनी मर्जी से कपड़े पहनने के लिए स्वतंत्र थी और अपनी मर्जी से शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र थी, व्यापारियों पे कोई बंदिश नहीं थी, किसी के पूजा पाठ करने पे कोई बंदिश नहीं थी, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से चाहे जैसे पूजा पाठ कर सकता था। अचानक उन्हें लगा कि हमें ये दिन अच्छे नहीं लग रहे और हमें एक धर्म की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि जनता डीप स्टेट की ताकत को पहचान नहीं पाती। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि ईरान में जो ये धार्मिक कट्टरता के नाम पर आंदोलन फैल रहा है, इसका मकसद ईरान का डेवलपमेंट नहीं है,
इसका मकसद ईरान की एक अमेरिकी समर्थक सरकार को हटाकर ईरान में सोवियत संघ समर्थक सरकार की स्थापना करना है। तो यह आंदोलन जब अपने चरम में फैला तो अंततः 11 फरवरी 1979 को मोहम्मद रजा शाह को ईरान छोड़कर भागना पड़ा और वामपंथी सोवियत संघ के खेमे के सहयोग से आयतुल्लाह खुमैनी तेहरान में आए और उन्होंने 11/2/79 को ईरान की सत्ता संभाल ली। कहा जाता है फ्रांस का भी और कुछ और यूरोपीय देशों का भी इसमें रोल था, जो चाहते थे कि ईरान से अमेरिकी समर्थक सरकार हट जाए। आयतुल्लाह खुमैनी के सरकार के ग्रहण करते ही ईरान में बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ, बुद्धिजीवियों को मारा गया, डॉक्टर्स का कत्लेआम हुआ, प्रोफेसर्स का कत्लेआम हुआ, तमाम तरीके के प्रतिबंध लगा दिए गए और ईरान को इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया गया और घोषित कर दिया गया कि ईरान के अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से पूजा नहीं कर सकता और ईरान में इवन सुन्नी मुसलमानों पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए। पूरे तरीके से शिया शासन की स्थापना कर दी गई। ईरान में बहुत सारा कत्लेआम हुआ, यह आपको मैं अपने विभिन्न वीडियो में बता चुका हूँ, इसको आप बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जब से ईरान में ये धार्मिक सत्ता आई है, ईरान के कई वर्गों में बहुत बेचैनी है। पिछले कई सालों में महिलाएं जबरदस्त तरीके से ईरान में आंदोलन कर चुकी है और पूरे दुनिया के मीडिया में उनके प्रदर्शन को स्थान मिला। ईरान के बुद्धिजीवियों में बहुत बेचैनी है, ईरान के युवा वर्ग में बहुत बेचैनी है, ईरान के महिलाओं में बहुत बेचैनी है और ईरान का जो गरीब परिवार है उनमें बहुत बेचैनी है। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया कि गरीब परिवार की महिलाओं के लिए बिल्कुल नरक की स्थिति है ईरान के अंदर, क्योंकि उसका कारण है ईरान के धार्मिक कानून। अब ये ईरान का बुद्धिजीवी वर्ग, ईरान का ये युवा वर्ग, ईरान की ये महिलाएं इस शासन से छुटकारा चाहती है। दोस्तों, ईरान एक गरीब देश नहीं है। ईरान के पास अथाह धन है, उसके पास तेल की बहुत बड़ी संपदा है, उसके पास गैस की बहुत बड़ी संपदा है। यदि ईरान चाहे तो अपने पैसे का सदुपयोग करके न केवल ईरान को विकास के रास्ते पर चलकर दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बना सकता है, बल्कि दुनिया के बहुत सारे गरीब मुल्कों की सहायता भी कर सकता है। लेकिन ईरान की जो धार्मिक सत्ता आई है, जिसमें 11 फरवरी 1979 से काम संभाला है, उसकी एक महत्वाकांक्षा रही है और उसकी महत्वाकांक्षा रही है कि पूरी दुनिया का जो मुस्लिम लीडरशिप है वो हमारे हाथ में हो, यानी कि ईरान जो कहे वही माना जाए कि पूरी दुनिया के मुसलमान उसी बात को मानने के लिए बाध्य हों। और उसमें भी उनकी शर्त हो जाती है कि चूँकि ईरान एक शिया बहुल देश है और ईरान की सत्ता शियाओं की सत्ता है, तो वो ये मानते हैं कि दुनिया के जो मुसलमानों का जो नेतृत्व है वो शिया मुसलमानों के हाथ में हो। दोस्तों, आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारे सुन्नी मुल्क बहुत हैं। सही बात यह है कि जितने इस्लामिक मुल्क हैं उसमें अधिकांश सुन्नी मुल्क हैं और जितने सुन्नी मुल्कों में बादशाहत है, राजशाही है, वो अपने आप में बहुत डेवलप है, यदि कुछ देशों को छोड़ दिया जाए जैसे तुर्की और इंडोनेशिया। इनमें से अधिकांश सुन्नी देश ऐसे हैं जो चरमपंथ का रास्ता छोड़ चुके हैं, जो कट्टरता को लगातार छोड़ रहे हैं। इन छोड़ने वालों में सऊदी अरब भी शामिल है, यूएई भी शामिल है, बहरीन भी शामिल है, जॉर्डन भी शामिल है, इंडोनेशिया भी शामिल है और तुर्की भी शामिल है। इधर इजराइल से भी लगातार अपनी दुश्मनी बताता है ईरान। लेकिन मेरा ये मानना है कि ईरान जो इजराइल पर आरोप लगाता है उसके पीछे उसका दूसरा कारण है, क्योंकि बहुत सारे सुन्नी देश
इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य कर रहा है। और उनका यह मानना है कि जिस तरीके से हमें साधारण रूप से जीने का हक है, उसी तरीके से इजराइल भी एक राष्ट्र है, स्वतंत्र राष्ट्र है, और यहूदियों को भी सामान्य रूप से जीने का हक है। इजराइल पर ईरान आरोप लगाता है कि मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है, कभी गाजा में लेकर हत्याओं को लेकर, कभी दुनिया के कुछ और देशों को लेकर। मुझे ये लगता है कि इसका पीछे ईरान की सोच है कि चूंकि कुछ सुन्नी देश इजराइल के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो वो इजराइल पर मुसलमानों के नरसंहार का आरोप लगाकर उन सुन्नी देशों की जनता को सुन्नी सरकारों के खिलाफ भड़काता है। ईरान वो उन सुन्नी जनता से कहता है कि देखो, इजराइल मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है, लेकिन तुम्हारे देश की जो सरकारें हैं, चाहे वो लोकतांत्रिक सरकारें हैं और चाहे वो राजशाही सरकारें हैं, चाहे वो तानाशाह सरकारें हैं, वो इजराइल का साथ दे रही हैं, और हम इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, जबकि हमारे साथ कोई नहीं। तो मुझे लगता है कि ईरान का इजराइल के खिलाफ भी जो हमला है, इजराइल के खिलाफ जो आक्रामक मूड है, उसके पीछे भी उसके मंशा में खोट है, और उसकी मंशा है कि सुन्नी सरकारों को गिराया जाए और इन सुन्नी देशों में ऐसी सरकार स्थापित हो जाए जो ईरान की शिया बहुल सरकार के इशारे पर नाचे। अब ईरान की शिया सरकार से पूरी दुनिया परेशान है, सारे सुन्नी मुल्क परेशान है, क्योंकि दुनिया भर के आतंकवादी गुटों को ईरान की ये शिया सरकार सहायता देती है। और इन सुन्नी देशों में भी जो जिहादी समूह हैं, जो शिया आक्रामक समूह हैं, ये ईरान उनको पैसे देता है, ईरान को हथियार देता है। जैसे यमन, वहाँ सुन्नी सरकार है, और वहाँ की राजधानी पर भी शिया विद्रोहियों का कब्जा है। ईरान उन विद्रोहियों को ट्रेनिंग देता है, हथियार देता है, पैसा देता है। ईरान सऊदी अरब के भी कंपनियों पर आए दिन हमले करता है। ईरान यूएई पर भी हमले करता है। ईरान, कतर, जॉर्डन, इनकी राजशाहियों को भी लगातार धमकाता है। तो ये सरकारें भी परेशान हैं ईरान की सरकार से, और चाहती हैं कि ईरान में सरकार बदले। दूसरी ओर ईरान के अंदर लगातार ये संकेत हैं कि वहाँ के युवा और वहाँ की महिलाएं बस उस बात का इंतजार कर रही हैं कि कोई ईरान में चिंगारी लगाए और वो उसको आग लगा दे। इधर जब से अमेरिका में डोनाल्ड प्रशासन आया है, वो कह रहा है कि यूक्रेन और रूस का हमला का युद्ध बंद होना चाहिए, लेकिन ईरान में शासन बदला जाना चाहिए। और ईरान पहले भी, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो वो ईरान के खिलाफ बहुत आक्रामक थे, और उन्होंने फिर कहा है कि मैं ईरान को सबक सिखाऊंगा। तो संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि इजराइल और अमेरिका ईरान पर जबरदस्त हमले कर सकते हैं। लेकिन अब एक नया पेज आया। ईरान के अंतिम शासक मोहम्मद रजा पहलवी, जिन्होंने अपने आप को 1967 में शाह का शाह, शहनशाह, जैसे हिंदू में चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, जब अपने आप को शहनशाह डिक्लेयर किया था, उस समय उनका बेटा 7 साल का था। और जब 79 में जब वो सत्ता छोड़े, तब उनका बेटा 19 साल का था। आज उसकी उम्र 64 साल है। उसने अमेरिका से कहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की जरूरत नहीं है। उसने इजराइल से भी अनुरोध किया है कि युद्ध छेड़कर ईरान की जनता को परेशान मत करो, क्योंकि ईरान की जनता का कोई दोष नहीं है। मोहम्मद, इनके ईरान के अंतिम शासक के बेटे रजा पहलवी, क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने इजराइल और अमेरिका से कहा है कि ईरान की जनता शासन में बदलाव चाहती है। ईरान की महिलाएं, ईरान का व्यापारी, ईरान का युवा वर्ग, ईरान का छात्र, ईरान का बुद्धिजीवी चाहता है कि वो ईरान की सरकार को बदले।
तो उसने इजराइल और अमेरिका से कहा है कि आप ईरान के ऊपर हमले मत करिए, बल्कि ईरान में जो आंदोलन हो रहा है उसका समर्थन कीजिए। उसने कहा है कि मैं ईरान की जनता का नेतृत्व करने को तैयार हूं। क्राउन प्रिंस ने कहा है, अब उनकी उम्र 64 साल है और वो देख रहे हैं ईरान की जनता अपने आप में बहुत परेशानी का जीवन जी रही है। उसने पूरी दुनिया से कहा है कि यदि आप ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ोगे, ईरान की जनता के ऊपर और अत्याचार होंगे। ईरान की जनता पहले ही अपनी सरकार से परेशान है, आप युद्ध करोगे तो वहाँ महंगाई होगी, तमाम हथियार गिरेंगे, मिसाइलें गिरेंगी, बम गिरेंगे, लोगों का जान माल का बहुत नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ईरान को अब एक और क्रांति की ज़रूरत है। ईरान को एक ऐसी क्रांति की ज़रूरत है जो ईरान के महिलाओं के पैरों में, हाथों में बड़ी बेड़ियों को खोल देगी। उन्होंने कहा कि ईरान को एक ऐसी क्रांति की ज़रूरत है जो ईरान को, युवाओं को शिक्षा के रास्ते पर चलने का एक नया रास्ता दिखलाएगी। और क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने कहा है ईरान को एक ऐसी क्रांति की ज़रूरत है जहां ईरान में रहने वाला हर नागरिक अपनी मर्जी से पूजा कर सके, वो जिस पद्धति से चाहे अपनी उपासना करे और जैसे भी चाहे वैसी शिक्षा ग्रहण करे। वो चाहता है ऐसा ईरान होना चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल ऐसा लगता है कि ईरान का पहलवी परिवार ईरान में एक नई क्रांति के आगाज को देख रहा है और इसीलिए क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने ईरान से और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि आप युद्ध का इरादा त्याग दें, आप ईरान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई का इरादा त्याग दें। ईरान की महिलाओं की जो आंदोलन कर रही हैं, ईरान को युवाओं की मदद करें और मैं ईरान के इस क्रांति का, ईरान के इस विद्रोह का, ईरान के अंदर पनप रहे आंदोलनों का नेतृत्व करने को तैयार हूँ। आप मुझे समर्थन दें जिससे हम ईरान की जनता के पैरों में पड़ी बेड़ियों को हटा सकें। दोस्तों, देखते हैं क्या ईरान में फिर एक क्रांति होगी और ईरान फिर उस दौर में पहुंचेगा जहां 1979 11 फरवरी 1979 से पहले था, या ईरान के पहलवी परिवार के क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का ये सपना कि ईरान फिर एक क्रांति हो जाए और ईरान में फिर सुखाली हो जाए, ये सपना ही रह जाएगा। फिलहाल मुझे लगता है इजराइल और अमेरिका को क्राउन प्रिंस की बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये वास्तविकता है। हमने देखा है पिछले 2-3 सालों में ईरान की महिलाओं ने तमाम फांसी के डर के बावजूद, तमाम पुलिस दमन के बावजूद सड़कों पर आकर आक्रामक आंदोलन करा है। ईरान के युवाओं ने विश्वविद्यालयों में आक्रामक आंदोलन करा है। तो निश्चित रूप से अमेरिका और इजराइल को क्राउन प्रिंस को समय देना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बजाय ईरान के अंदर एक विद्रोह हो और ईरान के अंदर एक नई सरकार स्थापित हो जाए। ईरान के अंदर यदि एक नई सरकार स्थापित हो जाती है तो उससे दुनिया भर के इस्लामिक समूहों को जो पैसा मिल रहा है वो भी मिलना बंद होगा। दुनिया की जो सुन्नी सरकारें हैं जो इस अपने देश में आक्रामक समूहों से, हथियारबंद समूहों से परेशान है, उनको राहत मिलेगी। और मुझे यह भी कहने में संकोच नहीं कि दुनिया भर के सुन्नी मुसलमान भी राहत की सांस लेंगे यदि ईरान के अंदर सैन्य क्रांति हो जाती है। तो दोस्तों, देखते हैं कि क्राउन प्रिंस का ये सपना पूरा होता है या नहीं होता है। आज की बात यहीं तक और आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूँगा और फिर किसी विषय पर बात करूँगा। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।